वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनियन स्टेट रिलेशंस के बारे में। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल दो तरह की गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी में क्या होता है, मैक्सिमम या फिर सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। एग्जाम्पल फ्रांस, जापान एंड चाइना। इन तीनों कंट्रीज की जो पावर है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। वहीं सेकंड आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर होती है वो डिवाइड होती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में। एग्जाम्पल यूएसए एंड इंडिया। इन दो कंट्रीज की जो पावर है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड की जाती है। और आज की क्लास में हमने यही डिस्कस करना है कि जो सेंटर एंड स्टेट है इनके क्या रिलेशंस होते हैं, जिसकी बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 आर्टिकल 245 टू 263 में की गई है। सेंट्रल एंड स्टेट है जो तीन हेड में डिवाइड है। फर्स्ट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जिसकी बात आर्टिकल 245 टू 255 में की गई है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन, इसकी बात आर्टिकल 256 टू 263 में की गई है। और थर्ड आता है हमारा फाइनेंशियल रिलेशन, जिसकी बात हमारे आर्टिकल 264 टू 293 में की गई है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन। और फाइनेंशियल रिलेशन हमने इसलिए डिस्कस नहीं करना क्योंकि इसकी बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में की गई है, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों को हम एक एक करके समझ। सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 टू 255 में की गई है। और इन लेजिस्लेटिव रिलेशन में जो सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस है वो दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन और सेकंड है सब्जेक्ट ज्यूरिडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, अब टेरिटोरियल से हमें समझ आ रहा है कि हम टेरिटरीज की बात करेंगे, यानी कौन से पार्ट में सेंटर काम करेगी, लॉ बनाएगी, कुछ जो भी काम करना चाहता है, कहां पे कौन से एरिया में सेंटर काम करेगी और कौन से एरिया में स्टेट काम करेगी, तो ये सारा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में बताया जाता है। ठीक है, तो वही चीज आती है पार्लियामेंट कहां लॉ बनाएगी, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कहां लॉ बनाएंगे। और एक थर्ड आ जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन में कौन लॉ बनाएगा, वो पार्लियामेंट बनाती है। यानी अब यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट है जो वो लॉ बनाती है पूरे देश के लिए। कुछ ऐसे लॉज पॉलिसीज होते हैं जो पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो वो सारे लॉज कौन बनाता है, पार्लियामेंट। और जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है वो अपने स्टेट के लिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं जो सिर्फ उनके स्टेट में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, उनमें जो लॉज एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो पार्लियामेंट बनाती है। उनके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे पार्लियामेंट लेती है। और ये वो एरियाज होते हैं जो इंडिया से बाहर होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंट है जो उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है या एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, तो पार्लियामेंट के पास कभी भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं जहां पे पार्लियामेंट अगर लॉ भी बना देती है तो कुछ एरियाज में इंप्लीमेंट नहीं किए जाते कुछ रीजंस की वजह से। और वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं, जैसे आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 कहता है कि चार ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन कौन सी, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, जहां पे पार्लियामेंट है जो वो कभी भी लॉ नहीं बनाती। वो पावर किसके पास आती है, प्रेसिडेंट हैज पावर दैट फॉर देयर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट कैन मेक रेगुलेशन। तो वो पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि इन चार यूनियन टेरिटरीज में पीस, प्रोग्रेस या गुड गवर्नमेंट लेके आने है या कुछ भी रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन लेके आना है, तो वो प्रेसिडेंट लेके आएंगे। और वो पावर इतनी ज्यादा प्रेसिडेंट के पास कि अगर कभी भी इन चार टेरिटरीज में कुछ रेगुलेशंस को अमेंड करना है, मॉडिफाई करना है, रिपील करना है, जो पार्लियामेंट ने इनके लिए बनाए थे, तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ शेड्यूल, जो बात करता है शेड्यूल एरियाज। और वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया और वो लॉ है जो शेड्यूल्ड एरिया में इंप्लीमेंट नहीं करना, तो वहां का जो गवर्नर होगा, गवर्नर ऑफ दीज रिस्पेक्टिव स्टेट, जो उस स्टेट का गवर्नर होगा, वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी टाइम पे कि जो ये ट्राइबल एरियाज है यहाँ पे लॉ बनाया था पार्लियामेंट ने वो अप्लाई नहीं होगा। अब फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्या रीजंस होते हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो, वो हमने लास्ट क्लास में पार्ट 10 में बहुत अच्छे से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में समझा था कि गवर्नर क्यों मना करेगी और किस पॉइंट पे मना करेगी। तो आप मेरी पिछली वीडियोस के बाद
देख सकते हो जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल है वो बात करता है 4 स्टेट की। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सिक्स्थ शेड्यूल है वो 4 स्टेट्स की बात करता है, असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। और इन चारों स्टेट्स में जो एरियाज हैं जहां पे ट्राइबल्स रहते हैं, अगर वहां पे भी पार्लियामेंट के लॉज को इंप्लीमेंट नहीं करना तो उस स्टेट की जो गवर्नर होगी वो ये स्पेसिफाई कर सकती है कि जो लॉज हैं पार्लियामेंट के विल नॉट बी अप्लाइड इन दीज एरियाज, इन एरियाज में अप्लाई नहीं किए जाएंगे, या फिर उन्हें मॉडिफाई कर दो या फिर अमेंड कर दो। तो गवर्नर के पास कुछ ऐसी जगह पे पावर आ जाती है जहां पे वो पार्लियामेंट के लॉज को भी खत्म करने की बात, मॉडिफाई करने की बात, अमेंड करने की बात कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे क्लियर होता है कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो ये था टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। अब सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन क्या है कि जो सेंटर है और स्टेट है कौन से सब्जेक्ट्स में काम करेगी। सब्जेक्ट्स कैसे, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या है, डिफेंस का मैटर है कौन सॉल्व करेगा, एटॉमिक एनर्जी का कौन करेगा, हेल्थ रिलेटेड है तो कौन काम करेगा, स्टेट करेगी या सेंटर करेगी। अगर हम बात करें मैरिज के रिलेटेड, क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड, तो इन पे कौन काम करेगा, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात की जाती है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन कहा जाता है। और टोटल 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट है वो 100 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन लिस्ट के अंडर आती हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं और 52 सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आते हैं। और इन तीनों लिस्ट की बात की जाती है 7th शेड्यूल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 12 शेड्यूल है उनमें जो 7th शेड्यूल है वो बात करता है इन 3 लिस्ट के बारे में। तो अब तीनों लिस्ट को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट उन चीजों को इंक्लूड करती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, एटॉमिक एनर्जी है। तो ये पूरा नेशनल टॉपिक है, ये पूरा नेशनल थिंग है जो अगर इंप्लीमेंट की जाएगी, इन पे कोई भी पॉलिसीज लॉज बनाए जाएंगे तो वो पूरे कंट्री पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो वहां पे यूनियन लिस्ट पे कौन काम करता है, पार्लियामेंट कर दिया। सो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट मैटर मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो चीजें कवर की जाती हैं जो सिर्फ उनके लोकल एरिया के लिए जरूरी हैं, जैसे हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर और एक्सेट्रा। सो स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अब थर्ड आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर होती है उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की। वो कौन से आ जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ, मैरिज, डिवोर्स, तो ये एक्सेट्रा। अब ये तो हो गए सब्जेक्ट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन किए हैं। अब हो सकता है कि कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो हमारी लिस्ट में मेंशन ना किया हो, बट वो मैटर है, या फिर एक नए सब्जेक्ट आ गया है जो हमारे सामने आ गया कि हमें इस पे भी काम करना चाहिए, इस पे भी हमें कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज बनानी चाहिए, कुछ लॉ बनाना चाहिए। तो वहां पे आ जाती है रेजिड्यूरी पावर, जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 248 क्लॉज 2 में बात की गई है। ये क्या कहता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट, तीनों लिस्ट में से किसी में भी उस सब्जेक्ट की बात नहीं की गई, ठीक है। मींस इफ एनी न्यू सब्जेक्ट मैटर्स कम अप, कोई नया मैटर सामने आ जाता है जिसको हमने पहले कवर नहीं किया बट अब हमें जरूरत है उस पे लॉ बनाने की, तो वहां पे आ जाता है रेजिड्यूरी पावर। और ये पावर किसके हाथ में चली जाती है कि अगर कोई नया सब्जेक्ट आता है उस पर कौन लॉ बनाएगा, स्टेट बनाएगी, यूनियन बनाएगी, कौन बनाएगी, तो पावर किसके पास आ जाती है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ जाती है। अब कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पे स्टेट काम करती है, बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जहां पे चाहे वो स्टेट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है करना, बट फिर भी पार्लियामेंट उस पर डिसीजन ले लेती है। ऐसे कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो सबसे पहले आ जाता है नेशनल इमरजेंसी और ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लग जाए, प्रेसिडेंट रूल आ जाए, तो उस टाइम पे स्टेट लिस्ट पे जितने भी लॉज बनाने हैं वो किसके हाथ में पावर आ जाती है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर आ जाती है उन स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाने की। सेकंड आ जाता है जब राज्यसभा को फील होता है कि जो ये सब्जेक्ट है जो हमने मेंशन किया हुआ है स्टेट लिस्ट पे, ये एक नेशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका डिसीजन स्टेट लेजिस्लेचर की जगह पे पार्लियामेंट को लेना चाहिए, तो वहां पे राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है और बोल सकती है कि स्टेट लिस्ट में जो ये सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है इस पर डिसीजन कौन लेगा, पार्लियामेंट लेगी। तो सेकंड एक्सेप्शनल केस ये आ जाता है।
तीसरा आ जाता है कि जब दो या दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर दे कि जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है उस पे लॉ कौन बनाए, पार्लियामेंट बनाए, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे काम कर सकती है जो स्टेट को करना चाहिए था, बट स्टेट ने रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट को कि जो ये सब्जेक्ट है इस पे आप डिसीजन लो, इस पे आप लॉ बनाओ, तो वहां पे पार्लियामेंट डिसीजन ले सकती है। थर्ड एक्सेप्शनल केस ये आ गया। और फोर्थ आ जाता है जब हमने कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसको इंप्लीमेंट करना है, तो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट मैटर में जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है। तो फोर्थ एक्सेप्शनल केस ये आ जाता है। तो ये था फर्स्ट जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में। अब सेकंड आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन, जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 256 टू 263 में की गई है। अब हम तीनों आर्टिकल्स को देखेंगे कि वो क्या बात करते हैं। आर्टिकल 256 कहता है कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया तो वो जरूरी है कि स्टेट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेजिस्लेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ये पहले ही ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 257 जो कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की उनको इग्नोर नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट, उन्हें इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेंगे अपनी स्टेट्स में। सो स्टेट कैन नॉट इम्पेड द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। आता है आर्टिकल 262 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या कहता है कि अगर दो स्टेट में या दो से ज्यादा स्टेट में कभी भी डिस्प्यूट हो जाता है किसके रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल ऑफ वाटर, तो उस डिस्प्यूट का डिसीजन कौन लेगा, तो उसका डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। अब आपने बहुत बार सुना होगा पंजाब और हरियाणा का वाटर डिस्प्यूट चलता है। अब वो कौन सी रिवर्स हैं जिनके लिए डिस्प्यूट चल रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिसीजंस हैं या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टेट में डिस्प्यूट चलता है उनको खत्म करने के लिए फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, सेंटर के द्वारा लिया जाता है। थर्ड आ जाता है फाइनेंशियल रिलेशन, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये हमारा पार्ट 12 आ जाता है और आज की क्लास में सिर्फ हमने पार्ट 11 के बारे में डिस्कस करना था। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।